हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिकोरस। आज हमारे टॉपिक में ओनली नीट का पोर्शन आएगा और ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से रूट प्रेशर थ्योरी। सो ये सेकंड थ्योरी है हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा था और वो था आपका वाइटल थ्योरी। तो आज हम लोग देखेंगे रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी के लिए हम लोग एक डायग्राम कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने रूट दिखाया है और ये रूट से कुछ ब्रांचेस निकल के आएंगे जिसमें खूब सारे रूट हेयर्स भी रहेंगे और ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है अंडर द सॉइल। तो रूट जो है उसके ब्रांचेस या फिर मान लीजिए उनके जो रूट हेयर्स हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सॉइल में ज्यादा पानी होता है कि रूट के अंदर ज्यादा पानी होते हैं। यहाँ हम लोग इसी चीज को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, सॉइल जो है उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वो पानी कुछ भी तरीके का हो सकता है, वो रेन वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जैसे ही आप डालोगे वहां पे स्प्रेड हो जाएगा और बहुत ही कम अमाउंट में जो पानी है वो रूट के नजदीक रहेंगे। अभी रूट के अंदर जो वैक्यूल रहेंगे वो लार्ज होता है और वो सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, मतलब एकदम से मिडिल में उसका वैक्यूल का प्रेजेंस होता है जहाँ पे सैप होते हैं। सैप में वाटर के साथ बाकी सारे मिनरल्स भी ऐड हो जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है रूट सैप के ऊपर तो आप आई लिंक बटन को क्लिक करके देख सकते हो। सॉइल या फिर रूट में ज्यादा पानी किस में होता है, तो चलिए उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे ही रूट के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है, वैक्यूल ड्रॉ कर लिया है और रूट वैक्यूल के अंदर सैप प्रेजेंट होता है। सैप यानी कि जिसमें वाटर, मिनरल्स और आयंस प्रेजेंट हो। अब रूट के आउटर मोस्ट एरिया में पैक्टिन और सेलुलोज, ये दोनों केमिकल चीजें प्रेजेंट होते हैं। अगर सॉइल के बारे में देखा जाए तो सॉइल से जो है पानी, सिंपल पानी जो कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं, रूट के सतह के ऊपर वो लग जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उसको खींच लेना आपके अंदर, लेकिन एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वो सतह पे रहना। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं इम्बाइबेशन। अगर खाली पानी है तो उसमें प्योर सॉल्वेंट बोले जाते हैं, मतलब खाली पानी ही है वहां पे। ठीक है, तो ये जितने भी पानी के ड्रॉपलेट्स हैं अंदर जो है वो सैप है, खाली पानी वहां पे नहीं है, वहां पे सैप है। तो सैप का मतलब होता है पानी के साथ दूसरी चीजें भी ऐड होना। अब बाहरी हिस्से में अगर आपके पास ज्यादा पानी है, खाली पानी ही है, तो उसमें जो वाटर पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, मतलब वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होंगे। और जबकि जो अंदर की तरफ पानी होंगे, वाटर पोटेंशियल होंगे, वो नेगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि वो खाली पानी नहीं है, उसके साथ बाकी सारे चीजें भी ऐड हो है, जिसके वजह से जीरो वाटर पोटेंशियल से नेगेटिव वाटर पोटेंशियल तक, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब पानी जो है अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। सही है। तो इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई भी एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसके लिए चलिए एक पॉइंट लिख लेते हैं, वो है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड to inside is a passive process। तो जैसे कि आप सभी को पता है पैसिव प्रोसेस यानी जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे। इसके लिए हम लोग सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे लिख के रख देते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया मूवमेंट ऑफ वाटर
into the root system. तो फर्स्ट पॉइंट है, this is a passive process because movement of water takes place along the concentration gradient, है ना, मतलब उसी रास्ते में, सही रास्ते में। तो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम जीरो वाटर पोटेंशियल टू नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैक्टोसेलुलोज, क्योंकि पैक्टोसेलुलोज में ही इम्बाइबेशन हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा केमिकल होना चाहिए जिसमें एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब सतह पे सटेगा वाटर। सो लास्ट पॉइंट होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर हैपन्स ड्यू टू इम्बाइबेशन। सो जिसको हम लोगों ने बोला है कि कुछ केमिकल होना चाहिए जिसके वजह से इम्बाइबेशन होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने खाली वाटर के बारे में डिस्क्राइब किया है। अब चलिए देखते हैं मिनरल्स इसमें कैसे एब्जॉर्ब होंगे। तो फिर से वही हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ हम लोगों ने खूब सारा पानी का, बार बार हम लोग पानी का एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। तो सैप इनिशियली क्या होता है, सेमी लिक्विड टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत खूब सारा पानी उसमें घुसाया है, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब होंगे डिफ्यूजन के थ्रू, है ना, जिसके वजह से अब जो सैप है वो सेमी लिक्विड नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, मतलब पानी पानी उसमें ज्यादा होगा। अब वो पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाएंगे और बाकी सारे अमाउंट कम हो जाएंगे, तो ये लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। पानी बहुत खूब सारा पानी हो जाएगा वहां। अब खूब सारा पानी होएगा तो क्या हो सकता है, अंदर अंदर से बाहर की तरफ पानी बह के आ सकता है। अब जो आयंस और मिनरल्स हैं उसको हमें सैप के अंदर डालना है, सो दैट जो भी पानी है वो वहां पे लॉक हो जाए। सॉइल में आयन एंड मिनरल का कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि सैप में आयंस एंड मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब कम जगह से सॉइल आयंस एंड मिनरल्स, मतलब सॉइल से कम जगह से अगर वो अंदर को जाएगा तो क्या हो जाएंगे, वहां पे आपका लो से हाई तक जा रहा है, तो जिसके वजह से आपको एनर्जी देना चाहिए, एनर्जी होगा वहां पे, है ना। तो जैसे आप एनर्जी का यूज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। मतलब पानी के जाने के लिए आपके पास पैसिव प्रोसेस होता है, जबकि आयंस एंड मिनरल्स अंदर जाएगा, सैप के अंदर जाएगा, तो वो एक्टिव प्रोसेस होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस मिनरल्स इनटू द रूट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इन द सॉइल concentration of minerals, ions, etc. are less. So from the soil to the root hair, it requires ATP molecule, and therefore the last point is movement of mineral ions is known as active process. तो आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्टिव प्रोसेस हम लोग किस चीज को बोलते हैं। सो उसके बाद हमें ये देखना है कि वो वाटर का मूवमेंट कैसे होते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने फिर से एक रूट हेयर का डायग्राम बना लिया है, और उस रूट हेयर में वाटर के साथ मिनरल्स, आयंस, बाकी सारे भी एंट्री कर रहे हैं,
और वो फर्स्ट जो एंट्री करेगा वो कॉर्टेक्स के एरिया में एंट्री करेगा, जो कि हम लोगों ने कुछ राउंड शेप का बनाया है। और सेंटर में जो बनाया है वो वस्कुलर बंडल के, वो जाइलम भी हो सकता है, फ्लोएम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जाइलम ही उस चीज को कंसिडर करेंगे। अगर उसका एक क्रॉस सेक्शन बनाया जाए और उसका अगर हम लोग एनाटॉमी देखें तो वहां पे हम लोग को दिखेगा कि लास्ट वाला जो लेयर है वो एपिब्लेमा है, और उससे ही एक लॉन्ग स्ट्रक्चर निकल के आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। रेड कलर का मार्किंग जो है वो हम लोगों ने कॉर्टेक्स को दिखाया है। आप जानते होंगे एनाटॉमी चैप्टर में ही है कि कॉर्टेक्स जो है वो 2 to 3 लेयर से बना हुआ होता है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे 2 to 3 लेयर ही ड्रॉ करेंगे सो दैट वो एकदम से कॉर्टेक्स जैसा ही दिखे। और साथ ही साथ एपिब्लेमा को भी लिख लेते हैं और रूट हेयर्स का नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है, अभी जो कॉर्टिकल एरिया है उसके ठीक आगे एक एरिया होगा फिर से वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस, उसमें दो टाइप के सेल होते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वहां पे सुबेरिन डिपॉजिट होते हैं जिसका नाम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और एक जो लेयर है जहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है उसका नाम है पैसेज सेल। तो फिलहाल इसको रब कर लेते हैं सो दैट हम लोग लिख पाए, तो इसका नाम हो गया पैसेज सेल। एंडोडर्मिस के ठीक आगे हमारे पास और एक लेयर है जिसका नाम है पेरीसाइकल, और उसके ठीक आगे हमारे पास है वस्कुलर बंडल्स। ठीक है ना, ये रेडियल वस्कुलर बंडल है तो मैंने इसमें दो ड्रॉ करके दिखाया है रेडियल वस्कुलर बंडल। अब यहां रूट हेयर के थ्रू कॉर्टेक्स के अंदर पानी का मूवमेंट होता है, लेकिन वो मूवमेंट क्यों होते हैं या फिर कैसे होते हैं इस चीज को समझने के लिए हमारे को एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही है। ये जो एरिया है ये हम लोगों ने दिखाया है एपिब्लेमा। ये मिडिल वाला जो है वो उसको हम लोग कॉर्टेक्स लिखेंगे, और उसके आगे वाले हिस्से को फिर एंडोडर्मिस आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम मैंने कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डाल दिया, तो ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। और उसके आगे जो है पेरिसाइकल फिर वस्कुलर बंडल। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा। फिलहाल इस चीज को हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए, अगर पानी रूट हेयर के अंदर आ रहा है तो रूट हेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कैसे होंगे, मतलब एंडोस्मोसिस अगर हम लोग बोलेंगे तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किस टाइप का हो सकता है, वो लो होता है, हाई होता है, क्या होता है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये होगा क्या अगर एंडोस्मोसिस हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ओपी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि आपके सेल के अंदर कितना स्पेस है। वाटर जैसे ही आपने घुसाया स्पेस हो गया कम, स्पेस कम यानी आपके पास भरपूर मात्रा में वाटर है तो डीपीडी ऑल्सो हो गया कम। ठीक है, अगर आपके पास ओपी कम है, डीपीडी कम है, तो वो नजदीक वाले जो कॉर्टिकल लेयर होते हैं, कॉर्टेक्स लेयर होता है, वहां पे क्या होगा, ओपी उसका हाई होगा, डीपीडी उसका हाई होगा। रीजन ये है कि वहां पे अभी पानी नहीं घुसा है, तो वहां पे कम एरिया में पानी रहेगा जिसके वजह से आपका डेफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। अब इसी के वजह से वाटर जो है वो एपिब्लेमा से वो तुरंत जाएगा कॉर्टेक्स के अंदर, मतलब जहां पे ज्यादा पानी होगा वहां वहां से मूव करेगा, जिसके वजह से अब कॉर्टेक्स में फिर से वही सिचुएशन हो गया कि ओपी और डीपीडी कम हो गए, मतलब कॉर्टेक्स के अंदर एंडोस्मोसिस हो गया, पानी घुस गया। अभी इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडली उसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है रूट हेयर, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, और लास्ट में हो गया आपका एंडोडर्मिस। ठीक है ना, तो रूट हेयर में इनिशियली ओपी ज्यादा था क्योंकि पानी नहीं घुसा था, जब पानी नहीं घुसेगा फिर ओपी ज्यादा रहेगा। ओपी ज्यादा है यानी आपके पास खाली स्पेस ज्यादा है,
मतलब आपके पास डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा है, आपके पास डेफिशिएंसी ज्यादा है। डेफिशिएंसी यानी आपके पास कमी बहुत है। तो किस चीज की कमी है? पानी की कमी है, जिसके वजह से आप वाटर बाहर से लाओगे, वाटर के साथ मिनरल भी आएगा और ऐसे ही आप उसको एब्जॉर्व करवाते हैं, रूट हेयर में एब्जॉर्व करते हैं। इसके तुरंत बाद ये जो ओपी आपने लिखा है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया? ओपी कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पानी घुसाया है तो वो अब भरपूर मात्रा में है। भरपूर यानी डेफिशिएंसी भी हो गया कम, तो डीपीडी भी हो गया कम। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि एंडोस्मोसिस हो गया था, है ना। वो एंडोस्मोसिस होने के वजह से अब वो हो गया कम। ठीक है। अब यहाँ पे अगर भरपूर मात्रा में पानी, मिनरल सब कुछ है तो वो क्या कर सकता है? वो नेक्स्ट कॉर्टिकल लेयर्स में वो दे सकता है, वो पानी कॉर्टिकल लेयर में दे देगा। तो जहां पे हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन तक वो मूव करेंगे, मतलब कॉर्टेक्स में वो मूव करेगा। सही है। अब कॉर्टेक्स में इनिशियली जब वो मूव नहीं हो रहा था, उसमें डीपीडी एंड ओपी जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में थे, और जिसके वजह से अब पानी जो है कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है। जैसे ही आएगा वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, जैसे ही कॉर्टेक्स के अंदर आएगा, अब वो चेंज हो जाएगा कि ओपी हो गया मेरा लेस एंड डीपीडी भी हो जाएगा लेस, क्योंकि अब मैंने पानी घुसा लिया है, मतलब एंडो ऑस्मोसिस कर लिए हैं। ठीक है ना। तो एंडोस्मोसिस का रिजल्ट क्या होता है, या फिर जो एक्सोस्मोसिस है उसका रिजल्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जहां से ओपी एंड डीपीडी लेस होता है वहां से एक्सोस्मोसिस होते हैं। कहां तक? जहां पे वो मोर होते हैं, ओपी एंड डीपीडी मोर होता है, वहां तक वो एक्सोस्मोसिस होता है। मतलब रूट हेयर का एक्सोस्मोसिस होगा तो कॉर्टेक्स का क्या हो जाएगा? एंडोस्मोसिस होगा। ऑपोजिट होगा ना दोनों चीज। एक ने अगर रिलीज किया तो दूसरे एब्जॉर्व करेंगे, तो उसको हम लोग ऑपोजिट बोलते हैं। सही है। फिर उसी तरह से, उसी के ही सेम टू सेम हम लोग बोल सकते हैं एंडोडर्मिस में भी वो पानी घुसेगा। अब देखते हैं कॉर्टेक्स के अंदर अगर पानी आता है तो वो किस टाइप से आ सकता है और वो कैसे एंडोडर्मिस के थ्रू अंदर को जाएगा। तो इस टाइप से, मतलब वॉल टू वॉल हो सकता है, सिम्प्लास्ट हो सकता है, एपोप्लास्ट हो सकता है, कुछ भी तरीके से वो पानी अंदर को आएगा। अब अंदर आके एक जगह पे वो रुक जाएगा। कौन सी जगह होगा वो? जहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है या फिर कैस्परिन स्ट्रिप्स होते हैं। तो जहां पे ये सुबेरिन डिपोजिशन या फिर कैस्परिन स्ट्रिप्स होता है, वहां से पानी अंदर को नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा, है ना, पानी को जाने नहीं देते हैं। अब जिसके वजह से पेरिसाइकिल जो है, मतलब एंडोडर्मिस के आगे वाले जो लेयर है, वहां पे पानी नहीं घुसेगा और सारा पानी जो है कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के मिडल में वो स्टक हो जाएंगे या फिर रह जाएंगे, ठहर जाएंगे। और ये ठहरावट वाले पानी से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसका नाम होता है हाइग्रोस्कोपिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद रखिएगा, हम लोग स्टैटिक भी लिख सकते हैं या फिर स्कोपिक भी लिख सकते हैं, तो दोनों नाम मैंने यहाँ पे लिख डाला है सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी देखिए यहाँ पे हाइग्रो ही लिखिएगा, हाइड्रो मत लिखिएगा, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लेकिन जो ठहरता है पानी, उस पानी को हम लोग हाइग्रो बोलते हैं, हाइड्रो नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस मैंने यहाँ पे हाइग्रो लिखा है। सो ये हाइग्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए पानी जो है एक ही एरिया से मूव कर सकता है, जिसको हम लोग पैसेज सेल बोले थे, मतलब जहां पे सुबेरिन डिपोजिशन नहीं होता है। तो पैसेज सेल के थ्रू वो इतना फोर्सफुली आगे को आएगा, पेरिसाइकल रीजन में एंट्री करेगा, फिर जाके वस्कुलर रीजन में एंट्री करेगा, क्योंकि ठहरा हुआ पानी है और एक ही आपके पास दरवाजा है, वो पैसेज सेल है। तो बहुत फोर्सफुली वो पानी ऊपर तक जाएगा और वो कितना मीटर जा सकता है? 15 मीटर हाइट तक वो मूव कर सकता है, मतलब इतना प्रेशर होता है उस पानी में। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। अब क्वेश्चन ये है, कोई कोई प्लांट जो होते हैं वो मोर देन 15 मीटर उसका हाइट होता है। अब कितना हाइट हो सकता है? हो सकता है 100 मीटर का हाइट हो जाए वहां पे। अगर 100 मीटर का हाइट है
तो वहां पे हम लोग पानी के प्रेशर को तो 15 ही ले सकते हैं, 100 मीटर तो नहीं ले सकते हैं, तो कैसे उसमें पानी घुसाएंगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो थैंक यू सो मच। आप पूरा नोट्स उसका बना लीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर।